हिंद साथियों नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आज के वीडियो में हम फुल प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। इसमें 80 से 85 क्वेश्चन संगीत के हैं, आपको 15 मैथ के हैं, 5 रीजनिंग, आपको लगभग 40 जीके जीएस है और साइंस के 20 प्रश्न हैं। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, देखिए पहला प्रश्न है, तबला पखावज ढोलक, तबला पखावज ढोलक नगाड़ा डमरू ड्रम भेरी जल तरंग में औनद वाद्य यंत्र नहीं है। औनद कौन नहीं है, तो आप बता दीजिए। देखिए डमरू है, तबला है और ये भेरी, ये सभी औनद है, लेकिन जल तरंग औनद नहीं है, ये घन वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, लौभ स्याही चाटी गजरा बद्धी पर्दा लकड़ी गट्टा गुडरी में कौन अलग है। ठीक है जी, तो ये देखिए तब लौ स्याही चाटी गजरा बद्धी बद्धी, उसके बाद लकड़ी गट्टा गुडरी, ये सभी तबला से संबंधित है, लेकिन पर्दा जो है सितार से संबंधित है। तो अलग कौन है आपका, क्या हो जाएगा जी, पर्दा। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखिए, तबला को सा म प नी तार सप्तक में सा किस स्वर से नहीं मिलाया जाता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, निषाद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नकारा का अन्य नाम क्या है, बताइए नकारा का अन्य नाम क्या है। नकारा का अन्य नाम बताइए, नकारा का अन्य नाम क्या हो गया, तबल। ठीक है जी, और तबला से ही, जो अरब का वाद्य यंत्र है, तबला से ही तबला बना है। ठीक है जी, तबल से ही तबला बना है। ठीक है, किस वाद्य का आधुनिक रूप तबला है, बताइए किस वाद्य का आधुनिक रूप तबला है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो सही उत्तर हो जाएगा दूरदर। ठीक है जी, दूरदर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए धा धिन्ना धा तुन्ना किस ठेका का बोल है, देखिए मात्रा कितना हो रहा है इसमें, 3 यहाँ 6 हुआ, तो क्या होगा जी, दादरा का है। ठीक है जी, दादरा का। अब देखिए अगला सवाल, धिन्ना धिनधिन्ना तीना धिनधिन्ना, तो बताइए ये कौन सा बोल है, ये धिन्ना धिनधिन्ना तीना धिनधिन्ना कौन सा है जी, तो झपताल है। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। धिन 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 नाना धातु नाना, तो कितना मात्रा हो रहा है, 3 यहाँ हो रहा है और 3 यहाँ हो रहा है, तो 6 मात्रा हो रहा है, तो ये दादरा हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, ताल के ठेके को दोहराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ताल के ठेके को दोहराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप बताइए, आवर्तन या आवर्त कहा जाता है। ठीक है जी। अगला अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल कह रहा है, गाने बजाने, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए और देखिए सवाल बड़ा बड़ा दिखेगा। देखिए गाने बजाने नृत्य में इनके साथ जो है तबला का वादन क्या कहलाता है, तो संगति कहलाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, तिहाई अथवा तीहा का आशय क्या है, तिहाई अथवा तीहा का आशय क्या है, किसी टुकड़े को कितने बार बजाना, तो 3 बार बजाना। ठीक है जी। तिहाई के प्रकार क्या है, तो तिहाई के प्रकार दमदार भी है बेदमदार भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस तिहाई में टुकड़े के प्रति खंड, माने प्रत्येक खंड को बजाने पर विश्राम लिया जाता है, तो बजाने पर जिसमें विश्राम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको दमदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, दमदार। और बेदमदार जो होता है उसको बिना विश्राम के जो है बजाते ही जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए, 14 नंबर है, बिना विश्राम के तिहाई के सभी टुकड़ा बजाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बेदमदार। ठीक है जी, बेदमदार तिहाई कहते हैं। वर्णों के नियमबद्ध समूह जिसका मैक्सिमम विस्तार हो सके क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर बता दीजिए, कायदा कहलाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 16 नंबर है, कायदा का विस्तार को क्या कहा जाता है, तो कायदा के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो पलटा कहा जाता है। ठीक है जी। कायदा के बोल के 2 भाग कौन कौन है, बताइए कायदा के बोल कायदा के बोल के 2 भाग कौन कौन है, तो भरे बोल वाला और खाली बोल वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है जी, बोथ। खुले व जोरदार बोलों के उस समूह को क्या कहते हैं जिसका विस्तार मिनिमम 3 आवृत्तियों का होता है, तो क्या कहते हैं बताइए, तो क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा परन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, परन मुख्यतः पखावज की चीज़ है जो 3 ताल में बजते हैं, जो जो निम्न ताल में बजते हैं, कौन कौन ताल में परन बजता है, तो आप बता दीजिए। परत जो है आपको
चार ताल में भी बजता है, धमार ताल में भी, तेवरा ताल में भी बजता है, तो ऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, खुले व जोरदार बोलों के समूह जो नृत्य तथा तबला सोलो के शुरू में बजाते हैं क्या कहलाता है? तो उठान। ठीक है जी। कठिन तथा आड़ लय, कठिन तथा आड़ लयकारी मतलब 3/2, तीन मात्रा को दो में बोलना, के कायदे कहलाते हैं। कठिन तथा आड़ लयकारी के कायदे क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आप इसका सही उत्तर जो है कमेंट करके बताइए। कठिन तथा आड़ लय के कायदे क्या कहलाते हैं? तो पेशकारा कहलाते हैं। आप देखिए सही है कि गलत है, बताइए कमेंट करके। पेशकारा कहलाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें आपको दादरा कहारवा, देखिए दादरा कहारवा तालों में प्रयुक्त वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार संभव होती है क्या कहलाता है? तो लघी कहलाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 1 से 3 आवर्तन तक के बोल क्या कहलाते हैं? तो 1 से 3 आवर्तन तक के बोल क्या कहलाते हैं? सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर टुकड़ा कहलाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, कायदे के पलटों को चौगुन या आठगुन में बजाना क्या कहलाता है? रेला। क्या कहलाता है जी? रेला। अगला सवाल इसमें देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है संगीत में यस नो बताना है। संगीत में गायन वादन और नृत्य तीनों शामिल होता है, तो यस सही है। देखिए भारत में 2 संगीत पद्धतियां प्रचलित है, तो यस सही है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति है, तो ये भी सही है। ये भी सही हो गया। देखिए दूसरी दूसरी का कर्नाटक या दक्षिणी पद्धति है, तो ये भी सही है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य 2 स्वर लिपियां हैं, तो आप जानते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएगा जी? हाँ, कौन कौन? तो आप जानते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और फिर क्या हो जाएगा जी? भातखंडे पलुस्कर, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति। देखिए पहली स्वरलिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर तथा दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है जी। ये भी क्या हो गया? ये भी सही हो गया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए आप क्या करते हैं? क्रॉस लगाते हैं, और खाली के लिए जीरो लगाते हैं, तो ये भी सही है। देखिए भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कोमल स्वर के लिए स्वर के नीचे खड़ी लाइन लगाते हैं, इस तरह सही है। गंधार कोमल हो गया इस तरह। तथा तीव्र स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी लाइन खींचते हैं, जैसे मध्यम हो गया इसके ऊपर ऐसे, तो ये भी सही है। देखिए भातखंडे स्वरलिपि में तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु तथा मध्य सप्तक में स्वर के नीचे बिंदु, ये भी सही है। तार सप्तक में जैसे सा लिखना है, तो ये हो गया ऊपर, जैसे आपको ग लिखना है मध्य सप्तक में, तो नीचे बिंदु हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मीड के लिए इस तरह का चिन्ह है, तो ये गलत है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में एक मात्रा में 2 मात्रा के लिए दोनों स्वर को इस लाइन से करते हैं, जैसे आपको लिखना है सा म, एक में लिखना है, तो इस तरह से कर देते हैं। ठीक है जी। जैसे धाधा लिखना है आपको, तो धाधा लिखना है, तो दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं ऐसे। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, इसमें नाद किसे कहते हैं? नाद किसे कहते हैं आप जानते हैं? नाद 2 प्रकार का होता है, आहत नाद, अनाहत नाद। देखिए तो नाद किसे कहते हैं? तो किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं, ये गलत हो गया। देखिए मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, तो ये भी इसके लिए जो है आपका उपयुक्त नहीं है। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, तो संगीत की दृष्टि से आपको ये सही है। ठीक है जी। देखिए तीव्र ध्वनि को नाद कहते हैं। देखिए संगीत का आधार कौन सा नाद है? तो आहत नाद, अनाहत नाद, दोनों। तो दोनों नाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको आहत नाद का संगीत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। देखिए नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के आपको 2 प्रकार हैं, आप जानते हैं, आहत अनाहत। देखिए नाद की कितनी विशेषताएं होती है? तो नाद की 3 विशेषताएं होती है। ठीक है जी। नाद की कितनी विशेषताएं होती है? नाद की कितनी विशेषताएं होती है?
ये देखिए, संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? तो आंदोलन, आप जानते हैं। देखिए, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो एक सप्तक में आपको 22 श्रुतियाँ होती हैं, जानते हैं। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं, आप जानते हैं इसको। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो आप जानते हैं 5 होता है। कितना होता है जी? 5। एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर होते हैं? तो विकृत स्वर आपको 5 ही होते हैं। चलिए, विकृत को शुद्ध कोमल स्वर कहते हैं, ठीक है जी। एक सप्तक में कितने कोमल और कितने तीव्र होते हैं? तो एक सप्तक में आपको 4 कोमल, देखिए 4 कोमल और 1 तीव्र, मध्यम तीव्र होता है। और रे, ग, ध और नी, ये 4 कोमल स्वर होते हैं, ठीक है जी। तो 21 नंबर सवाल देख लीजिए। 21 नंबर सवाल है, कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? तो ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये कोमल होते हैं, ठीक है जी। कौन स्वर तीव्र भी होता है? तो तीव्र में आपको मध्यम आता है, ठीक है जी। मध्यम तीव्र होता है, सिर्फ मध्यम तीव्र, और इसको अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, कौन से स्वर अचल स्वर होते हैं? तो आप जानते हैं, हल्का हल्का सवाल है। अचल स्वर षड्ज और पंचम को कहते हैं, इसको अचल स्वर, क्योंकि इसके विकृत फॉर्म नहीं होते हैं। कुल कितने सप्तक माने गए हैं? तो 3, मध्य, मध्यम और तार सप्तक, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। तीनों सप्तक के नाम बताइए। तो तीनों सप्तक के नाम आप जानते हैं, मध्य, मध्यम और तार, ठीक है जी। तो मध्य में नीचे नीचे होता है बिंदी, मध्य में कोई कोई चिन्ह नहीं होता है, और तार में आपको म के ऊपर ऐसे ऊपर बिंदी होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? तो कम से कम आपको 5 स्वर होंगे। तो कम से कम इसको 5 होंगे तो इसको आडव जाति होगा, ठीक है जी। और 6 होंगे तो इसको साडव जाति होगा, और 7 होंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है जी। और 8 स्वरों के समूह को अष्टक कहा जाता है। देखिए, किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? तो अधिक से अधिक 7 स्वर होंगे, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? तो राग की मुख्यतः आपको कितनी जातियां हैं जी? तो 3 जातियां हैं। और कुल जाति पूछेगा तो 9। 3 जाति कौन कौन है? आडव, उसके बाद साडव, उसके बाद संपूर्ण, ठीक है जी। तो संपूर्ण हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, राग की कुल कितनी जातियां हैं? तो राग की मैं बता दिया, 9 होगा टोटल। तो 9 हो गया टोटल। देखिए, राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो थाट से मानी गई है। दक्षिण भारत में इसको मेल कहा जाता है। देखिए, राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो वादी स्वर, इसको राजा स्वर भी कहते हैं, और अंश स्वर भी कहते हैं, जीव स्वर भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद संवादी स्वर आता है। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो संवादी, ठीक है। तो संवादी को मंत्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये राजा है, मंत्री। देखिए, वादी संवादी के अतिरिक्त राग के शेष स्वरों को क्या कहते हैं? तो आप उसको क्या कहेंगे जी, बताइए। तो अनुवादी स्वर कहते हैं। अनुवादी मतलब उसके अनुकरण करने वाले। विवादी स्वर भी होते हैं जो स्वर राग में नहीं लगते हैं। राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो विवादी स्वर कहते हैं। देखिए, राग के दुश्मन स्वर का नाम क्या है? तो विवादी स्वर है। देखिए, राग के कितने लक्षण है? तो राग के कितने लक्षण है, आप बताइए। तो राग के लक्षण है 10 लक्षण होते हैं, ठीक है जी। राग के 10 लक्षण है। ऑडव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 5। साडव जाति के रागों में स्वरों की संख्या 6 होती है, ठीक है। संपूर्ण जाति के रागों में 7 स्वर होते हैं, आप जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? 7। लय के कितने प्रकार होते हैं? तो लय के 3 प्रकार होते हैं। लय के 3 प्रकार हैं, विलंबित, द्रुत और मध्य, ठीक है जी। इनमें से लय के प्रकार के नाम बताइए। तो लय के प्रकार के नाम बताइए, तो आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। तो 1 2 3 आप देख लीजिए यहाँ पे। ये विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय होता है। आडव इस जाति होती है, साडव भी जाति, संपूर्ण भी जाति है। थाट कितने हैं? तो 10 थाट हैं। और वेंकटमुखी ने 72 थाटों की रचना की, और फिर 32 थाटों का भी प्रचलन है, जिसमें मुख्यतः 10 थाट है, ठीक है जी। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में भी 12 और 4 ताल में भी 12 मात्राएं होती है, ठीक है जी। 12
12 की संख्या में 2 घटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? तो आप बताइए 10 ताल हो जाएगा आपका, 10 ताल का मात्रा हो जाएगा झप ताल, ठीक है जी, झप ताल, ठीक है जी। दादरा 6 मात्रा का, कहरवा 8 मात्रा का, 3 ताल 16 मात्रा का होता है, जानते हैं आप। देखिए ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद गायन के साथ आपको होता है 4 ताल का प्रयोग होता है। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन, कलावंत इसके गायक होते हैं, मर्दाना गीत कहा जाता है इसको। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो आप बताइए ख्याल ताल के साथ किसका प्रयोग होगा? तो ख्याल ताल के साथ आपको देखियो एक ताल का प्रयोग होता है ख्याल के साथ, ख्याल के साथ एक ताल का प्रयोग। इनमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है? तो आप जानते हैं भैरव राग को सुबह गाते हैं। इनमें से किस राग में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं? तो काफी में, काफी में, काफी में लगता है गंधार और गंधार और निषाद कोमल, ठीक है जी। इनमें से कौन सा राग औडव जाति का है? तो भूपाली राग है, ठीक है जी, औडव जाति का है। तो भूपाली राग में मध्यम और निषाद वर्जित होता है। देखिए राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। तो राग यमन का वादी संवादी क्या हो जाएगा जी? गंधार और निषाद। गंधार और निषाद, गंधार वादी होगा और निषाद संवादी होगा। राग बिहाग का गायन समय बता दीजिए। तो राग बिहाग का गायन समय क्या होगा जी? तो रात्रि होगा, ठीक है जी, रात्रि। आंसर क्या होगा? रात्रि। राग भैरव में कोमल कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? तो रे और ध कोमल लगता है भैरव में, और भैरवी में रे ग ध नी सभी चारों कोमल लगते हैं। राग भैरवी में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? तो रे रे ग ध नी, तो 4 नंबर आ जाएगा, चारों स्वर आपका कोमल लगेंगे, ठीक है जी, रे ग ध नी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? राग असावरी की उत्पत्ति। तो असावरी थाट से होती है। राग असावरी की उत्पत्ति असावरी थाट से है, जिसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है, ठीक है जी, असावरी में। भातखंडी जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी? तो 10, ठीक है जी। अगला सवाल, जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आश्रय राग कहा जाता है, ठीक है, आश्रय राग। आश्रय राग कितने हैं? तो 10 थाट है, तो 10 आश्रय राग हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है? तो ठुमरी किस में गाई जाती है? तो भैरवी में, राग भैरवी में ठुमरी गाई जाती है, ठीक है जी। मियाँ सॉरी इसके जनक है, देखिए पग रेग रेसा धसा किस राग का बोध करा रहा है? तो यह जो है आपको किसका बोध करा रहा है? तो आपको भूपाली का, ठीक है जी, भूपाली का बोध करा रहा है, ठीक है जी। इसमें आपको मध्यम और निषाद कोमल वर्जित रहता है, मध्यम निषाद वर्जित। इनमें से किन किन रागों में कोमल नी का प्रयोग होता है? तो देखिए इसमें होता है, इसमें नी लगता है काफी में, इसमें भी आसावरी में भी कोमल नी लगता है। बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न है, तो इसमें भी कोमल निषाद लगेगा। भैरवी में भी कोमल निषाद लगेगा। तो क्या हो जाएगा जी? सभी में। क्या हो जाएगा जी? सभी में लगेगा, ठीक है। इनमें से किन राग में, राग के अवरोह में कोमल नी लगता है? कोमल नी किस में लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको खमाज में भी, खमाज थाट में भी कोमल निषाद लगता है, ठीक है जी। और देश में भी कोमल नी लगेगा। वृंदावनी सारंग में भी काफी थाट से उत्पन्न है, तो नी लगेगा, काफी भी नी लगेगा इसमें, तो सभी हो जाएगा, ठीक है जी। तो सभी में देखिए पम गम ग रेसा से किस राग का बोध हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए किस राग का? तो बिहाग राग का, ठीक है जी, बिहाग राग का बोध हो रहा है। देखिए नी ध म प, ये स्वर समूह पढ़ी, नी ध म प ध ग म ग रेसा, ये किस राग का बोध करा रहा है? तो बागेश्वरी राग का, ठीक है जी, किस राग का? बागेश्वरी राग का। देखिए आपका कौन से स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं हो सकते? तो मध्यम और पंचम को एक साथ वर्जित नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, इसमें आ गया आपका जीके का सवाल आ गया। तो जीके का सवाल आ गया आपका, किसको समाप्त किया जा सकता है? बताइए किसको समाप्त किया जा सकता है? तो आप विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता। किसको समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा, राज्यसभा भी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है जी। ग्राम पंचायत, राज्यसभा भी भंग नहीं हो सकता है, वो भी जो है आपका अस्थायी सदन है। तो इसका आंसर जो है आप देखिएगा, इसको भी भंग नहीं कर सकते हैं, इसको भी भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए और डी। देखिए
अगला सवाल देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है नेपाल, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए आपको लिख रहा है 1957। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उसको हटाया गया किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। देखिए, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो नहीं, ठीक है जी। देखिए, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो नहीं। राज्य की स्वीकृति रहेगी तो संसद उसको कर देती है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उसको उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देख लीजिए, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो आप जानते हैं 6 वर्ष के लिए, ठीक है जी। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो आपका आयु होना चाहिए 30 वर्ष। 21 वर्ष आपका पंचायत के लिए है, 25 वर्ष आपका लोकसभा के लिए है या विधानसभा के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 सदस्य, ठीक है जी। विधान परिषद की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग, ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा? अगला 1/10 हो गया। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक से अधिक अंतर कितने से समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से, ठीक है जी। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो 2 बैठकें। देखिए, अगला सवाल 31, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो आपको संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत् संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिसीमन आयोग के द्वारा। देखिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राज्य विधान परिषद सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं? तो आप देखिए 1/6, तो इसमें से कोई नहीं, 1/6 नहीं दिया है। तो देखिए, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक द्वारा चुना जाता है? तो 1/12 हिस्सा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो 1/12, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 12, ठीक है जी। 1/6। देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, उपसभापति को, ठीक है जी, उपसभापति को। अगला सवाल देख लीजिए, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन रख सकती है? तो 4 माह तक रोक कर रख सकती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होगा जी? तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 44 नंबर,
किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 माह तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, तो सही नहीं है आपको, सही नहीं है बी। देखिए, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, सही है। मंत्री द्वारा प्रश्न पूछने पर अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, गलती है। देखिए, विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, भी विधान परिषद नहीं ला सकती है। ठीक है जी, विधान परिषद नहीं ला सकती है। देखिए, धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, ये भी सही है। तो आंसर सिर्फ आपका बी गलत है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो आप बता दीजिए, सही है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है जी, जिस तरह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से संसद बनता है। देखिए, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं। तो आपका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। ठीक है जी, तीनों तरह के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगला सवाल इसमें आपसे पूछा गया, देखिए 48 नंबर सवाल है। विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, प्रशासनिक विषयों पर परिषद की कुछ शक्तियां प्राप्त है, ये गलत है। ठीक है जी, परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, सही है। देखिए, यदि परिषद में किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार जाती है तो उसे त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा, सही है। परिषद सदन में सरकार की आलोचना मात्र कर सकती है, सही है। तो आंसर आपका ये गलत है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो विधान परिषद का सभापति कौन होगा जी? तो विधान परिषद सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। ये सही हो गया 49 का। अब देखिए इधर 50 नंबर सवाल, देखिए 50 नंबर सवाल लिख रहा है, 50 नंबर सवाल लिख रहा है जी। 50 नंबर सवाल में, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है जी, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, बिहार निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में, बिहार में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। निम्न में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो आप देखिए, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपको यहाँ से जीके का पूछा जा रहा है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। ठीक है जी, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो JN चौधरी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, सीबीआई का पूरा नाम क्या है? तो सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये वाला हो गया, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइनो के लिए, एक सिंग वाला गंडा बोलते हैं उसको। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल देखिए, भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो सर्वोच्च पुरस्कार बताइए क्या है जी? तो पीवीसी। ठीक है जी, परमवीर चक्र, क्या होगा जी? परमवीर चक्र, पीवीसी। देखिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, मध्यरात्रि के सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। देखिए, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम प्रथम महिला कौन है? तो आप बताइए, एम फातिमा बीबी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज, तो फातिमा बीबी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपको, किस भारतीय वैज्ञानिक ने केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त किया है? तो सही उत्तर बता दीजिए, डॉक्टर CV रमन। ठीक है जी, इनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है। देखिए, 13 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तराइन के तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, किसने किसको पराजित किया? तो देखिए,
मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है जी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। और लॉर्ड कर्जन के जो बंगाल विभाजन का निर्णय है उसको महान भूल कहा जाता है। ठीक है जी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। देखिए अगला सवाल मैं आपको साइंस से मिलेगा। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को आप विस्थापन कहते हैं। आंख का लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह क्या बतलाता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? ऊपर उठता है। तो ऊपर उठता है तो सुंदर मौसम का। ठीक है जी। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक है। समीकरण में एक्स का समीकरण में एक्स क्या है? देखिए आपका सोडियम कार्बोनेट और HCl से रिएक्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एक्स की जगह पे आपका 2NaCl हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर आपको सोडियम 2 दिख रहा है तो सोडियम यहाँ 2 हो जाएगा, और कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 हो जा रहा है। बैलेंस करने के लिए आपका 2NaCl होगा एक्स की जगह पर। ठीक है जी। आलू पौधे का क्या होता है? तो तना होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। शुद्ध शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है जी। प्रोटीन की कमी से क्वाशिक्योर बीमारी होता है। ठीक है जी। और मेरास्मस भी बीमारी होता है। देखिए एक अस्थायी वस्तु में क्या होती है? तो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होती है? तो विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसको, और इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। देखिए अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का। आप बताइए तांबा का क्या है, सोना का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है जी। TNT विस्फोटक किससे बना होता है? तो टोल्यूइन से। ठीक है जी। मार्स गैस किसका फॉर्मूला है? तो CH4। इसको पंख गैस भी कहा जाता है। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? तो 220 वोल्ट की। ठीक है जी। अब आगे हम मैथ का सवाल देखेंगे। ठीक है जी।